हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैच विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 71 पहुंच चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। आज का जो पेपर है वो 27 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 2 में हुआ था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी सीख सकें। ये जो क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 40 क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक तरीके के हम 40 टाइप भी कवर कर रहे हैं। अगर और आपको ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो सबसे पहले आप जाएं तो वीडियो को क्वेश्चन को पहले रोकें, खुद सॉल्व करें और जब 30 से 40 सेकंड का अपने को आपको टाइम दें, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा उसके बाद सोल्यूशन देखें। और अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर आपके छूटे हुए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ नहीं रखा तो आपको ये क्लास समझ नहीं आएगी, आपको आएगी तब भी आएगी। और जिन लोगों का सिलेबस हो रखा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने अगर सिलेबस पढ़ रखा है तो आप देखें आपसे क्वेश्चन प्रीवियस के बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, आपको दिक्कत आ रही है, तो आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है, क्योंकि 2 से ढाई महीने अभी आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। तो आप जाके जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है वो चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अगर 5 से 10 दिन बच रहे हैं एग्ज़ाम के, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने चाहिए समय रहते, ताकि अगर हमें पता लगे कि हमारी हमारी तैयारी अभी तक कितनी हो गई और हमें अभी कितनी और करनी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि क्लासें कंटिन्यूस चल रही हैं। और आज हम क्लास नंबर 70 पर पहुँच चुके हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 1610 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो जब भी हम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब आवाज़ गुणनखंड। तो हमने इससे 2 से काटा, 2 × 16, 0 2 पंचे 10। उसके बाद इसे मैंने 5 से काटा, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो मुझे दिख गया कि 5 से कट जाएगी, तो 5 एकम 5 बचा कितना 3, 30 हो गया। तो 5 × 30, 5 एकम 5। अब मुझे पता है ये 2 से नहीं कटेगी। 2 से क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि लास्ट में 2 से कटेगी वही संख्या कटेगी जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट रहा होगा। तो 1 है, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा नहीं। 3 से क्यों नहीं कटेगा? कि इनका जो योग आ रहा है ना, 6 2 8 आ रहा है, जो कि अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तभी संख्या 3 से कटेगी, 5 से कटेगी नहीं। क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो 0 या 5 हो। तो हम देख रहे हैं 7 से कटेगी, तो 7 से हम काटने की कोशिश किए तो क्या है, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, तो 7 या 21। तो यहाँ से हमें जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 1 2 आ गया, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। ओके, तो हमें पता लगा हमारे प्राइम फैक्टर जो आ गए हैं वो इतने हैं। और हमें जो गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी होती है वो क्या है, ये जितने फैक्टर आए हैं, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 23 की पावर 1, अगर इनमें हम एक एक करके ऐड करके इनटू कर दूंगा तो वही हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे 1 से 1 बड़ा 2, 1 से 1 बड़ा 2 गुणा 2, क्योंकि एक एक ऐड कर दिया मैंने, तो 1 से 1 2 हो गए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आपका आंसर हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है बहुत जल्दी आप सीखेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का पूरा बैच जो आ रहा है आपका यूपी पुलिस को लेके, यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल को लेके 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हमारा, जिसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ आप आराम से सीखेंगे और सारी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक ट्रेन चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक 86 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 174 घंटे लगते हैं तो चंडीगढ़ और फरीदाबाद के बीच की दूरी क्या है? तो डिस्टेंस जब भी निकाली जाए और हमें दिया गया इस डिस्टेंस क्या है, सेम ही जाता है, क्योंकि 86 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, सेम दूरी फरीदाबाद से चंडीगढ़ से जाता है फरीदाबाद तक 86 से, और 88 से वापस आता है यही वाली 88 से। हमें दूरी पूछी गई तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इज इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम जितना लगा। तो S1 स्पीड कौन सी होगी, ये हो गई। S2 कौन सी, मान लो सेम ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, S1 कितना आ गया 86, S2 कितना है 88, और S1 प्लस S2 कितना हो गया 88, 8 दूनी 16, 8 14 हो गया 174। टाइम हमें कितना दिया, टाइम दिया गया कितना
टाइम हमें दिया गया 174 आवर लग रहे हैं हमें। तो मैंने सॉल्व आउट किया, 174 से 174 कट गया, बचा कितना 86 गुणा 88। अच्छा मैं 86 को 90 - 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 86 टेबल नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन के लिए क्या है मैंने इसको 10 पावर में तोड़ लिया है, तो 88 हो गया। सॉल्व आउट किया मुझे, लेकिन 9 का तो टेबल पता है, तो 0 से 0 आ गया, 9 × 72 की 2, बचा कितना 7, 9 × 72 और 7 कितना हो गया 79, माइनस का 4 का गुणा 88 में करेंगे तो कितना हो गया 4 × 32 की 2, बचा कितना 3, 4 × 32 और 3 कितना हो गया 35। तो हम 79 से 20 में से 352 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 में से 2 गया 8 बचा। ओके, यहाँ एक आया इधर से, 11 में से 5 गया कितना हो गया 6, उसके बाद 8 में से 3 गया 5 बचा, तो आ गया आपका कितना 7568। 7568 ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप सोच रहे हैं ये कैसे आया, ये फार्मूला कैसे आया, तो उसके लिए आप देखिए क्या है, हमसे कह रहा था, देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके भाई, अगर मैं टाइम को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम निकल आया। भाई हमसे कह रहा है स्टार्टिंग मान, हमें नहीं पता है कितनी दूरी जा रहा है, हमें पता है x किलोमीटर जा रहा है। ओके, तब स्पीड कितनी थी उसकी, स्टार्टिंग इधर से जा रहा है तब 86 है, वहीं x ही वापस लौट के आ रहा है, तब उसकी कितनी होगी 88। जो टोटल टाइम लगा, ये टाइम ही तो निकल आया, देखो जाने का टाइम निकल आया, आने का टाइम निकल आया, वही टोटल टाइम में दिया गया कितना 174 आवर। अगर मैं इसी क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ, अब देखो अब यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, अगर हमने ऊपर x कॉमन ले लिया है, ना ही भी लें, देखिए तो हमने x अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 88 × 86, तो एलसीएम हो गया। तो यहाँ अगर 86 है, 88 नहीं है, तो क्या आ गया 88 प्लस का 86 आ गया। इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको फ्रैक्शन। उसके बाद क्या बचा 174। अब यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, देखो 88 ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया क्योंकि ये पलटेंगे, तो 88 × 86 अपॉन में क्या आया 88 प्लस का 86 × 174। तो आप समझ चुके होंगे ये क्या है, S1 इज इक्वल टू S2 और S1 प्लस S2 और टोटल टाइम, यही तो पूछा गया। तो ये हम इसलिए हमें डायरेक्ट याद रखना है हमेशा, जब भी आपसे पूछा गया है कि एक डिस्टेंस अगर सेम हो और बता रहा है 86, कोई भी स्पीड से जा रहा है और कुछ दूसरी स्पीड से S1 स्पीड से जा रहा है, S2 से वापस आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला यही लगेगा टोटल टाइम। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है, इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। संख्या हमें n दी गई, हमसे कह रहा है 15 से अगर विभाजित कर रहा हूँ तो शेषफल 5 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार जाएगी व 2 बार जाएगी, तो मैं मान के चलता हूँ एक बार गई संख्या। जैसे क्या है, जैसे मान लो 20 है, फॉर एग्जांपल 15 से मैंने काटा तो 15 × 15, तो एक बार गई, 5 शेष बच गया, तो इसका मतलब संख्या क्या है 20, क्योंकि 15 × 15 एक बार चलेगी, मैं मानता हूँ। तो मैंने ये लेके मैंने अगर सपोज दैट मान ली कि संख्या जो हमारी थी वो क्या थी 20 थी। ओके, क्योंकि 15 का तो मल्टीपल होगी, तो 15 अगर 15 + 5 20 ऐसे डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 20 है। 20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 + 15, सॉरी 15 + 5। ओके, अगर मैं इसे 15 डिवाइड करता हूँ तो 15 से कट जाएगा, 5 कितना शेष बच रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है, इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करते हैं, वर्ग करने पर, तो आपको पता है जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो आप डायरेक्ट क्या करें, शेषफल का जो है उसी का वर्ग कर दें। शेषफल का वर्ग किया कितना आ गया 25, 5 का वर्ग किया 25, 15 से काटे शेषफल कितना आएगा 10 आएगा। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है वो देखिए क्यों। अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें, a² होता है, a + b का होल स्क्वायर आ गया, तो a² 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस का b² 5 का स्क्वायर हो गया, और प्लस का क्या है 2ab, तो 2 × 15 × 5, और अपॉन में क्या है 15। अब एक तो क्या है 15, देखो ये पूरा है 15, अगर इसको अलग अलग तोड़ूंगा तब भी तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। एक तो है कि मैं 15 लिख दूँ, एक है इसे मैं ऐसे भी तो लिखूँगा भाई, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 15 15 15, तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 15 आ जाएगा, ये वो पूरा नीचे उतर आएगा पूरा। तो हमें पता लगा ये तो 15 से ये तो कट ही रहेगा, इसका एक मल्टीपल इसमें है, वैसे ही 15 का एक इसमें मल्टीपल आएगा तो ये भी कट जाएगी। एंड में बचेगा क्या, ये तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो अगर मैं 5 15 से काट रहा हूँ तो कितना आएगा 10। तो ये डायरेक्ट हमें पता है कि ये संख्या जो होगी अगर उसको वर्ग करेंगे तो वो संख्या तो कट ही जाएगी, डिपेंड करेगा कि शेषफल कितना है। तो अगर इस यहाँ पे वर्ग करने को बोला, वहीं इस पर कहता कि 10 का गुणा कर रहे संख्या में, तो क्या तभी हम डायरेक्ट शेषफल में उसका करेंगे,
संख्या से में कोई मतलब, हमें पता है कि शेषफल ये तो बच रहा, बाकी वो तो कट ही रही है पहले से ही, समझ रहे। तो डायरेक्ट इसका हम करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 को 15 से काटना हो तो 10 शेषफल बच रहा है। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है, 20% छूट देने के पश्चात भी 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 21,100 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हमें सीपी से एमपी का रेशियो दिया गया, क्या कह रहा है। अगर आप हमारी पहली क्लास से जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। हमसे अगर 20% छूट देने के बाद, तो इसका मतलब है सीपी कितना हो गया 80, 100 पे 20% छूट दी 80 हो गया, तभी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो 100 से कितना हो गया 120। तो यहाँ से सीपी का एमपी का रेशियो अगर मैं इसे 40 से काटूँ, 40 दूनी 80, 40 दियो 120। तो हमसे क्या कह रहा है, सीपी का है क्रय मूल्य और एमपी का है अंकित मूल्य। हमें क्रय मूल्य दिया गया कितना है 21,100 रुपये। अगर दो की वैल्यू 21,100 रुपये दी गई, 21,100 रुपये, तो एक की कितनी आ गई, एक की आ गई, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो हमें पता लग गया कितना आ गया 10,550। तो हमसे पूछी कितनी गई, हमसे पूछा अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस यही तो है, तो ये 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई। अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करने पर क्या आएगी हमें संख्या जो मिली, यहाँ से 3 हो गया तो 0, 3 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 3 15 1 16, बचा कितना 1, 0 जाएगा 0, 3 कम 3, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 31,650। अगर हमारे आप पहले सेशन से आप जुड़े हुए हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बट आप पहली बार आए तो समझिए ऐसा हो क्यों रहा है। डायरेक्ट हमने क्यों सीपी का एमपी रेशियो माना, देखिए होता क्या है कि हमसे कह रहा है अंकित अंकित एक इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के पश्चात 20% का लाभ अर्जित करता है। ये बताइए कोई छूट जो होती है हमेशा किस पे होती है, मार्क प्राइस पे होती है, मतलब अंकित मूल्य पे छूट होती है। छूट जब भी दी जाती है आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि छूट जो होती है वो हमेशा हम मार्क प्राइस पे देते हैं। जैसे कोई चीज़ हमारी 100 की है, मैंने क्या किया उसे 120 रुपये अंकित कर दिया, मतलब मार्क प्राइस कर दिया, मैंने टैग लगा दिया 120 का। बट आप आए मेरी दुकान पर, आपने कहा कि ये चीज़ कितने की है, मान लो 30 है, तो आपने कहा 30 कितनी दी, मैंने कहा 120 की दी। तो आपने कहा ये तो 120 तुमने लिख रखे हैं, मैंने कहा 120 की दी। बट आपने कहा नहीं मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने कहा कोई नहीं 10% का डिस्काउंट ले लो। तो 10% का अगर डिस्काउंट मैंने दिया तो ये कितने की हो गई, 120 से 10% का डिस्काउंट हमने दे दिया तो ये 90 की हो गई, बट 100, तो 12 नंबर 108, तो मुझे पता है कि मैंने सेल कर दी वो कितनी कर दी 108 की। ओके, तो वैसे ही हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 20% छूट देने के पश्चात, तो 20% छूट दी इसका मतलब मैंने 80 में बेच दी। देखो जैसे ही छूट दी, जैसे मैंने यहाँ पे छूट दी तो ये क्या बन गया सेलिंग प्राइस बन गया, क्योंकि मार्क प्राइस पे जैसे मैंने छूट दी तो वो सेलिंग प्राइस बन गया। भाई हमसे दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करता है। अब जैसे 100 की चीज़ थी, यहाँ से 108 हो गई, तो इसका मतलब है कि मैंने 8% का लाभ कमा लिया, क्योंकि 100 की चीज़ को मैंने 108 में बेच दिया और 100 से डायरेक्ट परसेंट बनता है, तो 8 हो गया, तो 100 का 8% हो गया। भाई यहाँ पे कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब है कि लाभ जो होता है वो किस पे होता है, सीपी पे। ये सीपी था क्रय मूल्य था हमारा जिसमें हम खरीद के लाए, तो सीपी पे क्या है, सीपी से लाभ कितने कमा रहा है 120 का, मतलब 100 से 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या है एमपी से जो सीपी का रेशियो आया, क्योंकि देखो सीपी पे जो प्रॉफिट होता है वो भी एक सेलिंग प्राइस बनता है। जैसे मान लो ये 108 रुपये है, ये सेलिंग प्राइस ही तो हो गया कि 100 की चीज़ मैंने 108 में दी, सेलिंग प्राइस हो गया। भाई मार्क प्राइस में क्या है कि 120 हमने टैग कर रखा था, 120 से हम 108 में बेच दिया डिस्काउंट दे के, तो वो मार्क प्राइस बन गया। ओके, तो यहाँ से हमें पता लगा कि सीपी, तो ये कितना आ गया, ये 80 नीचे आ जाएगा, 120 तो है ही, तो 120 80 नीचे आ गया अपॉन में, तो हमें पता लगा सीपी का जो एमपी से रेशियो आया वो कितना आ गया 80 से 120। यही यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जो दिया गया यही तो दिया गया है कि सीपी का एमपी से जो रेशियो है वो कितना है, सीपी के आगे 80 है, एमपी का 120। तो जब भी आपको डायरेक्ट करना है, जब भी आपसे पूछा है क्रय मूल्य दिया गया और आपसे कह रखा है कि छूट देने के बाद इतना लाभ हो रहा है, और अंकित मूल्य या क्रय मूल्य दोनों में से कुछ एक दे रखा है, एक दूसरा पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे सीपी से एमपी का रेशियो निकालेंगे। और जो देखो सीपी हमेशा कम होगा, मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। अगर तुम यहाँ पे भूल भी रहे हो कि किसको हम घटा के क्या रखें, तो डायरेक्ट याद रखें कि सीपी जो होगा क्रय मूल्य जो होगा मार्क प्राइस से तो कम ही होगा, तो जो छूट होगी तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, छूट हमें दी गई कितनी 20% ही, तो 100 में से 20 घटाया 80 हो गया। वहीं लाभ हो रहा है कितने 20% का, तो हमने 100 से 20% बढ़ाया 120 हो गया। तो यही हमने 2:3 अनुपात निकाल लिया, यहाँ से सॉल्व आउट कर लिया हमने। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक व्यक्ति 21,500 रुपये का निवेश दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में 12.5% और 15% साधारण ब्याज दर पर करता है। यह 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि
6150 रुपये है तो योजना ए में निवेश की राशि याद कीजिए। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी आवाज़ में आपको दिक्कत आ सकती है। एक्चुअली में ना वो मुझे कोल्ड हो रखा है, इस वजह से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेज कर लीजिए आज के लिए। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं पहले भी। तो क्या कह रहा है हमसे, ए और बी, अगर हमसे आप पहले से जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ईयर में क्या कह रहा है हमसे, अगर हमें ए है जो 12.5%, वहीं बी है वो कितने 15% की दर से, एक साल का। अगर मैं 2 ईयर का निकालेंगे तो देखो 12.5% का दोगुना हो जाएगा, क्योंकि पीआरटी देखो हम जब निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तब भी तुम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपन 100, पीआर इंटू टी अपन 100। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे मान लो दर अगर हमारी 15% है और 2 साल है टाइम, तो ये भी तुम पी का ही करते हैं ना, 15 दूनी 30% निकालते हैं। तो वैसे एक साल का 15% हो गया, 2 साल का उसका दुगना हो गया। तो वैसे यहाँ पे हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि जो हमें दिया गया है 12.5% ए और बी है 15%, तो 2 साल का कितना हो गया। तो मुझे पता लगा यहाँ से ए जो ले रहा है 25% ब्याज ले रहा है, और वही बी है जो 15 का दोगुना कितना हो गया 30% ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। तो मुझे पता लगा अब क्या कह रहा है, इन्होंने क्या किया, टोटल जो इन्वेस्ट किया है वो कितना रुपये किया है, 21,500 रुपये इन्वेस्ट किया, लेकिन दो अलग अलग योजना में, ए को कुछ रुपये दिए होंगे, बी को कुछ अलग दिए होंगे, हमें नहीं पता कितने दिए, लेकिन हमें ये पता है कि ए जो इंटरेस्ट ले रहा है वो 25% ले रहा है उस रुपये पे, और बी ले रहा है 30%। अगर मैं सोच लूँ कि मैंने ना 25% पे पूरा रुपये दे दिया होता, यहाँ 30 को भी मैं 25% तोड़ लूँ, 25% प्लस 5%, तो मैं सोचता हूँ देखो 25% बी को भी मिल रहा है और ए को भी 25% ब्याज मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ, क्योंकि इन दोनों का रुपये ही तो जोड़ के 21,500 हुआ, तो मैं लेके चलता हूँ कि मैंने यहाँ से देखा कि 21,500 रुपये पे 25% हमने ब्याज ले लिया, और 25% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। देखो 25% को अगर परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो नीचे आएंगे, तो 25 चौकू 100, तो 1/4 हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ भी सॉल्व आउट करके बात वही बनेगी। तो ये फ्रैक्शन है, ये भी आप याद रखें। तो क्या कह रहा है हमसे, तो यहाँ से हमने सॉल्व आउट किया, कितना हुआ, 4 से काटा, 4 पंचे 20, 15 हो गया, 4 तीन 12, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2 20 हो गया, तो 4 पंचे 20। तो यहाँ से हमें जो मिला वो कितना मिला 5375 रुपये। तो हमें पता लगा कि अगर मैंने पूरे अमाउंट पे अगर 25% का ब्याज निकाल लिया पूरे पे, तो हमारा जो ब्याज हमें जो मिला वो कितना मिला 5375। जबकि ब्याज हमें जो टोटल मिल रहा है वो मिल रहा है कितना 6150 रुपये। तो ब्याज कम कितना मिल रहा है, 10 में से अगर मैं 5 घटाएंगे 5 बचा, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7 बचा, यहाँ से लिया हासिल तो 10 में से 3 गया 7 बचा। तो मुझे पता लगा 775 रुपये हमें ब्याज कम मिल रहा है। और वो पता कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक हाथ हमने 25% ले लिया, लेकिन हमने बी का जो था, बी का 30% ब्याज था, लेकिन हमने ब्याज बी का लिया है वो कितना लिया 25%, इसका मतलब बी का 5% छूट गया, और बी का 5% छूट गया, बी का 5% ही 775 रुपये है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि बी का जो अमाउंट होगा उसका जो 5% हम जो ब्याज लेंगे 5/100, वो जो अमाउंट बनेगी वो कितना होगा, वो 775 के बराबर होगी। समझ रहे यहाँ से आप, 5 से मैंने काटा, 5 एकम 5, 27 हो गया, तो 55 25, 2 उधर गया तो 25 हो गया, 55 25। तो हमें पता लग गया बी की जो अमाउंट बन रही है वो कितनी है, यहाँ से 100 निकाला तो हमें पता लग गया बी में जो इन्वेस्ट हुआ है योजना बी में वो कितना हुआ 15,500 रुपये। अगर बी में 15,500 रुपये हुए हैं, टोटल जो इन्वेस्ट था वो हमारा कितना था 21,500। तो अगर 21,500 में से अगर मैं बी का घटा देंगे 15,500 तो बचा कितना 6,000। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट आ गया वो कितना आ गया 6,000 रुपये। यही हमसे पूछा ए का कितना है। अगर बी का हमें निकल गया 15,500 तो 15 6 21,500 हो गया। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 6,000। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि में 20% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 47,500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए हमसे कह रहा है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में एक धनराशि 20% की वृद्धि होती है, मतलब 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है। जैसे मैं आपको 15% के हिसाब से ब्याज ले रहा हूँ तो पहले साल तो 15% वृद्धि होगी क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर 2 साल में कितनी होगी 30%, 3 साल में कितनी होगी 45%। इसका मतलब जितनी साल है उतना ही गुणा हो गया उसका। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर 4 साल में 20% वृद्धि हो रही है
4 वर्ष में कितनी 20%। इसका मतलब इसकी दर कितनी है, तो 1 साल में कितनी होगी 5%। तो हमें पता लग गया इंटरेस्ट रेट जो है ना, ब्याज की जो दर है वो 5% है। जब हमें ये पता लग गया, यहाँ से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है समान ब्याज दर पर, मतलब 5% पे ही 2 वर्ष बाद 47,500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम निकाल लेंगे 47,500 पे, तो पहले साल 5% मिलेगा, तो 47,500 का कितना 5% कितना हो गया, तो यहाँ से हमने 5% लिया, तो 2 जीरो खत्म, 25 की 5 बचा कितना 2, 25 की 5 बचा कितना 2, उसके बाद 5 7 35 और 2 37 बचा कितना 3, ये 7 है, 5 7 35 और 2 37 बचा कितना 3, 5 चौको 20 और 2 30। तो हमें जो पहले साल 5% ब्याज मिला 47,500, वो कितना हो गया 2375। ओके भाई, हमें दूसरी साल ब्याज मिला 47,500 पे मिलेगा 5% की दर से, तो वो भी हो जाएगा कितना 2375। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो ये होता है कि सिर्फ हमने जितना अमाउंट होता है प्रिंसिपल होता है उस पर ब्याज मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये कहता है कि अगर हमें 1 साल बाद कुछ ब्याज मिला तो उस ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा। तो हमें पता लगा 2375 पे भी तो हमें ब्याज मिलेगा, वो भी कितनी दर से 5% दर से मिलेगा। तो 2375 का 5% निकालना हमें। अब देखिए, या तो आप 5% निकाल लें, आप 5 बटे 100 कर लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या कहता है हमसे, देखो आप एक समझने वाली बात है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे हो सकता है, तो वहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें लेके चलेंगे। क्या कह रहा है हमसे, 5% निकालना है। देखिए, अगर मैं 2375 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 10 बटे 100 होगा और जीरो से जीरो खत्म, तो ये दशमलव आ जाएगा यहाँ। तो ये तो हो गया कितना 10%। और 5% क्या होता है, 5% क्या है 10% का आधा है। 5% जो है वो क्या है 10% का आधा है। तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इस 10% का आधा है कितना 5%, तो 5% कैसे हो रहा है, क्योंकि हम 2 का इसमें भाग दे रहे हैं। तो वैसे ही क्या है, अगर मुझे 5% निकालना है, मुझे पता लगा 10% इतना है, तो 5% के लिए मैं अगर इसमें 2 का भाग कर रहा हूँ तो हमारा अंतर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 बचा 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14 बचा 1 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो 2 5 10। तो दशमलव आपका जो आएगा वो आएगा 1 अंक बाद, मतलब यहाँ 3 अंक बाद छोड़ के, तो यहाँ पे आ गया दशमलव आपका। ठीक है, अब 118 हो गया, क्योंकि 237 का अपॉन आधा करेंगे 136, और 75 का दुगना हो गया 1.5 हो गया। ठीक है, ये हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो देखो 4675 दूनी कितने होते हैं, देखो 2300 दूनी होते हैं, 2375 दूनी हो गए 2300 दूनी हो गई 4600, और 75 दूनी हो 150। तो ये आपका कितना आ गया 4750। हमने ऐड क्या कर दिया 118.75, तो ये आपका आ गया 0.758 प्लस 1 8 4। तो आपका आंसर हो गया 4868.75, 4868.75, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमें, हमसे कह रहा है 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रम से 126 रुपये प्रति लीटर, 252 रुपये प्रति लीटर, 315 रुपये प्रति लीटर था। यदि एक आम आदमी उस उत्पाद पर प्रतिवर्ष 13,860 रुपये खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए प्रति लीटर उस उत्पाद का औसत खर्च क्या है। तो औसत खर्च के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे पता है कि पहले साल उसने अगर 13,860 रुपये खर्च किए, तो मैं ये निकाल लूँ कि इसने कितने लीटर उत्पाद खरीदा। तो उसमें क्या है 126 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, अगर मुझे लीटर पता चलेगा तो मुझे टोटल पता लगेगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि प्रति लीटर कितना निकला। तो मुझे पता लगा कि 126 रुपये प्रति लीटर ले रहा है, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसमें भाग कर दूंगा 13,860 में अगर मैं 126 का भाग कर रहा हूँ, क्योंकि प्रति लीटर वैल्यू ये रुपये की वैल्यू आ गई, तो हमें पता लग जाएगा कि इसने कितने लीटर खरीदा। और हमें अगर टोटल पता लग गया कि इतने लीटर उसने खरीदा और रुपये कितना टोटल खर्च किए, तो वहाँ से हमारा औसत खर्च निकल आएगा। ओके, कि 1 लीटर पर कितना खर्च किया। तो यहाँ से हमें पता लगा, तो मैंने यहाँ से काटा इसको, 2 से काटा, 2 छिंग 12, 2 तीन 6, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 में 18, 2 तीन 6, तो ये आ गया। ओके, 2 छिंग 12, 2 में 18, 2 तीन 6 0। उसके बाद अगर मैं इसे 63 से काटूँ, 63 एकम 63 बता कितना 6, 63 हो गया, तो 63 एकम 63,
तो हमें पता लग गया 110। पहली कंडीशन में उसने 110 लीटर खरीदा। ओके, दोबारा में क्या किया उसने, पैसा सेम ही इन्वेस्ट कर रहा है हर साल 13,860 ही कर रहा है। तब इसने कितना किया 252। अब देखिए 252 का अगर फैक्टर है तो वो कितना है 2 इंटू 126। 126 से काटने पे हमें जो प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है 110। तो इसका 2 और बचा, 2 से काटा तो कितना हो गया 55। तो 55 लीटर है, हमें पता लगा दूसरी कंडीशन इसने 55 लीटर खरीदा है, क्योंकि रुपये दुगने हो गए तो चीराजी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तीसरी कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन हमसे कह रहा है कि 13,860 खर्च किए, तब इसने जो प्रति लीटर मूल्य था वो कितना था 315। तो 315 इसे मैं 5 से काटा तो 5 चक्का 30, 5 3 15, 5 दूनी 10, बचा कितना 38 हो गया। तो 500 तो 35, 500 तो 35 तो 3 36 हो गया। तो 500 तो 35, 5 दूनी 10। ओके, अब देखिए इसे 63 से काटने के लिए 7 निम 63, 7 या 21, बचा कितना 67 हो गया। तो 7 निम 63, 63 तो 4 बचा 7 छिंग 42, 9 से काटा कितना हो गया 9 चौक 36, बचा 3 9 चौक 36। तो हमें पता लग गया तीसरी कंडीशन में मुझे 44 लीटर जो हमने खरीदा वो मिल गया। तो हमें पता लग गया टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया हमने, क्योंकि हर साल हम कर रहे हैं 13,860। तो तीनों साल में कितना हो गया 13,860 इज इक्वल टू 3। और कितने लीटर हमने उत्पाद खरीद लिया वो कितना है 549, और 549 ऐड कर दिया मैंने, 549 1 10 की 0, बचा कितना 209। तो यहाँ से हमने इसको काटा, अगर यहाँ से मैं काट रहा हूँ तो क्या बचेगा, इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ तक मैं, तुम्हारे पास आ गया 11 से काटा 11 एकम 11, 11 99, उसके बाद 11 एकम 11, बचा कितना 2, 28 हो गया। तो 11 दूनी 22, बचा कितना 6, तो 11 66 0। ओके, लेकिन अभी मुझे 3 का गुणा इसमें करना है। तो 3 का गुणा किया कितना हो गया 0 तिचक 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, इसको मैं 19 से काट रहा हूँ तो क्या हो गया 19 एकम 19। ओके, 19 एकम 19 आ गया। तो यहाँ से हमें पता लग गया ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 19 एकम 19, अब बचा कितना 18 दूनी 19 दूनी 38 होता है, तो बचा कितना 18। तो 18 और 8 कितना हो गया, मतलब 8 और ऐड हो गया तो 188 हो गया। ठीक है, तो 188, तो 19 निम्मा जो होते हैं वो कितना होता है 171। तो 19 निम्मा 171, क्योंकि 188 के लिए 19 दाई 190 होता है, तो वो तो नहीं हो पाएगा, 2 कम पड़ जाएंगे। तो 19 निम्मा 171 हो गया। तो हमें चाहिए क्या था 188 था हमारे पास। तो अब देखिए 9 एक ही ऑप्शन है, तो 198 है, बाकी तो ये 8 करके हैं 7, ये हो नहीं पाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आंसर आपका हो गया 198.94, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, यदि 400 का 25%, 500 के 40% से x% कम है। देखिए 400 का 25%, 25% फ्रैक्शन क्या है 1/4, 25/100 लिख लो अगर दिक्कत आ रही है आपको तो। 400 का कितना है 25%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौको 100, तो कितना आ गया 100। वहीं कह रहा है 500 का 510 का कितना 40%, तो 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 एकम 4 4 पंचे 20। तो हमसे कह रहा है 100 है वो 204 का, क्योंकि देखो 400 का 25% 500 के 40% से x% कम है। तो 100 है 204 से कितना कम है x% कम है। वैसे रुपये में कितना कम है, तो 204 से 100 कम कितना है 104, और कम किससे है 204 से, तो अपॉन में हमने कितना लिख दिया 204। यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो क्या पाएंगे, अगर देखिए ऊपर हो कितना गया 10400 डिवाइड बाई 204। अगर मैं इसको 5 बार जाऊंगा तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 1000 हो गया, 5 चौक 20, तो 1020 हो गया। तो 5 बार तो कट ही जाएगा, बट बचेगा कितना देखो 1020 से 1040 से तो बचेगा कितना 20, तो ये हो जाएगा 200। और 200 204 से जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ना जाने कि आगे 0। तो आपका एक ही ऑप्शन है वो है 50.98, ये आपका आंसर हो गया। 50.98% है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ये समझते हुए चलेंगे, बाद बाकी ऐसा नहीं कि पूरा काटने बैठ गए, क्योंकि ऑप्शन भी हमें ऑप्शन में भी नज़र रखनी है कि हाँ कितने करीब तो नहीं दे रहा है हमें। तो हमें 50 देखा तो मुझे पता लग गया बाकी सब 52 है, 95 है, 76 है,
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप ए 54 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 81 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 108 मिनट में भर सकता है। ये तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो वे एक साथ खाली टैंक भरने में कितने मिनट लेंगे। देखिए हमसे कह रहा है पाइप ए 54 मिनट में खाली करता है, ये खाली करने वाला है तो मैंने माइनस ले लिया। बी है वहीं क्या है 81 मिनट में भर सकता है, सी है 108 मिनट में भर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम डायरेक्ट लेंगे, हम क्या लेंगे एलसीएम डायरेक्ट। तो क्या हमें देखो एक दिख रहा है 27 का टेबल यूनिट सब में दिख रहा है, 27 दूनी 54, 27 81 और 27 चौको 108। तो मुझे पता लगा 27 कॉमन आ गया। उसके बाद 54 तक पहुँचने के लिए मुझे 2 चाहिए, 81 तक पहुँचने के लिए मुझे 3 चाहिए, और 108 तक पहुँचने के लिए 27 चौको 108 होते, लेकिन 2 हमारे पास मौजूद हैं, 27 दूनी 54 तो हैं, तो हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एफिशिएंसी निकालनी है हमें इसकी कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, 27 दूनी 54 तो बचा कितना 3 दूनी 6, वहीं 27 या 81 बचा कितना 2 दूनी 4, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4। वहीं 27 चौको 108, ये 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये 2 भी बचेगा कितना 3। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई हमारी इतनी। और टोटल वर्क कितना हो गया, इसमें से हम किसी का गुणा करेंगे वो टोटल वर्क ही आ जाएगा। तो 108 गुणा 3 कितना हो गया 324। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वे खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लेंगे। देखो ये तो 6 निकालने वाला है और डालने वाले कितने हैं 4 जा रहा है 1 मिनट में, इसका 3 जा रहा है, तो 4 3 7 लीटर पानी जा रहा है 1 मिनट में, और निकल कितना आ रहा है, निकल कितना आ रहा है 6। तो इसका मतलब 1 मिनट में जा कितना आ रहा है 1 ही। तो हमें यहाँ से पता लग गया टोटल अगर 324 लीटर की ये टंकी थी, 1 मिनट में 1 जा रहा है, तो इसको जो टाइम टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 324 मिनट ही लग जाएंगे। यही आपका आंसर हो गया। और अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम निकलने में दिक्कत आई तो पहले ये ना आप एक टाइम एंड वर्क की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में जाएंगे, आप प्ले लिस्ट बनी है उसमें, तो वहाँ से देखेंगे तो आप पाएंगे। बट फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ क्या है। जैसे हमें 15 ए कोई काम 15 दिन में कर रहा है, बी वही काम 20 दिन में कर रहा है, और इसका हमें एलसीएम लेना है। तो हमें पता है कि 15 का फैक्टर में क्या है, देखिए 15 और 20 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलता है हमें 5 त्यों 15 5 चौको 20, एलसीएम निकालते हैं ऐसे निकालते तो 3 और 4, तो हमें पता लगा 5 त्यों 15 चौको 20, सॉरी 5 त्यों 15 चौको 60, ये एलसीएम हो गया ना। तो हम क्या करें, हम देखेंगे यहाँ से कॉमन क्या मिला है। तो हमें पता है कि 15 में 5 है और 20 में 5 है, तो हमने वो लिख लिया। लेकिन हमें 15 तक पहुँचने के लिए 3 की जरूरत पड़ेगी, तो हमने वो कर लिया। और 20 तक पहुँचने के लिए मुझे 4 का गुणा करना, मतलब 4 की जरूरत पड़ेगी, 5 को 20 करने के लिए, तो मुझे 4, तो मुझे पता लगा ये हमारा एलसीएम हो गया। अच्छा एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आप डायरेक्ट एलसीएम यहाँ से आप इस तक से एलसीएम निकाल रहा है, तो क्या हो गया 15 और 20, तो हमें पता लगा एलसीएम कितना है 60। तो हमने क्या किया 15 चौक 60, कार्य क्षमता ऐसे निकालते हैं ना, तो बीतियाँ 60 हो गया। तो हमें पता लगा ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 है 1 दिन में, और भाई बी की कितनी है 3। भाई यहाँ पे कैसे निकाल, देखो 5 और 15 है, तो हम 15 तक पहुँच गए, बचा कितना 4, तो गुणा में 4, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ऐसे ही हमें यहाँ 20 बनाना है, तो 5 चौक 20, तो बचा कितना 3, तो ये हमारी कार्य क्षमता आ गई। तो हमें पता लग गया कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 और 3 है। अब देखिए टोटल वर्क करने के लिए आपको इसमें भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ भी दिक्कत आ रही है क्यों, आप अगर आप गुणा इसमें कर देंगे टोटल वर्क तब भी निकलेगा 15 चौको 60 बीतियाँ 60। वैसे यहाँ भी तो हो रहा है ना ऐसा ही, तो टोटल वर्क क्या है, इन दोनों का मल्टीपल ही तो टोटल वर्क है, क्योंकि एक दिन में 15 दिन में कोई काम पूरा करता है, 15 दिन में करता है 4 काम कर रहा है पर डे, तो ये 60 काम हो गया। तो वैसे ही 20 या 60, तो ये करते हैं हम डायरेक्ट। तो वैसे ही इसी कंडीशन हमने डायरेक्ट टोटल वर्क निकाला, तो क्या हमने 108 गुणा 3 कर दिया, तो हमें पता लगा 324 है, और यहाँ से हमने इसे सॉल्व आउट कर लिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, अर्धगोला ये होता है, ओके। वहीं देखिएगा इसका सरफेस एरिया पूछता है, कर सर्विस एरिया पूछता है, तो वो कितना होता है, वो होता है 2πr², क्योंकि गोले का होता है, गोले का 4πr² होता है, तो ये आधा ही तो है गोले का, अर्धगोला है, तो इसका 2πr² हो गया। वहीं टोटल सरफेस एरिया इसका जो होता है वो क्या होता है, उसमें ये ऊपर वाला भी ऐड हो जाता है, ये कितना है, ये πr² है, तो 2πr² प्लस πr² कितना हो गया 3πr²। तो हमसे ये पूछा गया है कि 3πr² की वैल्यू बताइए, तो हम सॉल्व आउट कर लेंगे। 3 पाई की वैल्यू कितनी दी गई हमें, पाई की दी गई 3.14 इंटू 22 का, सॉरी त्रिज्या दी गई r² दिएगा, तो वो क्या है 42 का स्क्वायर। अच्छा 42 का स्क्वायर क्या होता है, इसका निकालना तो आपको आता होगा। देखिए स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं,
हमें पहले ना इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 2 दूनी 4। अगर कुछ बच जाता तो हम बचा लेते यहाँ से, ठीक है, लेकिन नहीं बच रहा कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं क्या करें, इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, 4 दूनी 8, इसमें मैं 2 का गुणा और करूँगा तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 16 का बचा 6 लिख लिया, बचा कितना 1। फिर क्या इसका 4 चौक 16, इसमें प्लस 1 बन कर दिया तो कितना हो गया 17। तो हमें पता लग गया 42 का जो स्क्वायर आया वो कितना आ गया 1764। तो 42 का स्क्वायर हो गया आपका 1764। यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे हम, इसका 3 में गुणा किया तो कितना हो गया, 3 से 4 3 चौक 12, 2 हासिल बचा 1, 3 छक 18 1 19 बचा 1, 3 7 21 1 22 बचा 2, 3 1 3 और 2 5। उसके बाद क्या बचा हमारे 3.14। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 प्लस 0.14 ऐड करूँगा तो यही मिल जाएगा हमें बाद में, ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं, पहले से 3 का गुणा कर ले रहे हैं तो क्या क्या 3 दूनी 6, 3 दूनी 27 की 7 बचा कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 पंजे 15। तो हमें पता कहते इतना मिल गया। यहाँ से मैं अगर 14 का गुणा करेंगे, 0.14 का गुणा करेंगे मैं इसमें पूरे में तो कितना मिलेगा, प्लस का किया 14 दूनी 28 बचा कितना 2, 14 निम्मा कितना हो गया 126 और 2 कितना हो गया 128 बचा कितना 12। 14 दूनी 28, 14 का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया 14 दूनी 28 और 12 कितना हो गया 40, बचा कितना 0, बचा कितना 4, 14 पंजे 70 और 4 74। ओके, और जो दशमलव आएगा वो कितने अंक बाद आएगा, वो आएगा 2 अंक बाद, क्योंकि 2 अंक बाद लगा था तो ये हो गया। यहाँ से हमने इसे ऐड किया तो कितना हो गया 740.88। तो यहाँ से देखा हमने 0.88, 6 7 4 11 बचा कितना 1, 8 8 16 6 यहाँ से लगा 1 तो 16 616.88, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9 12 15 18 36 विभाजित किए जाने पर शेषफल 7 रहता है। अब देखिए 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो होगी 1000, क्योंकि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे अगर आप छोटा करेंगे तो वो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। जैसे अगर 999 तो ये 3 अंकों की हो गई, इसमें प्लस हमने ऐड कर दिया तो ये संख्या आ गई, ठीक है। तो हमें पता लगा सबसे छोटी जो है 4 अंकों की संख्या वो कितनी है 100। लेकिन बात क्या है, बात ये है कि 4 अंकों की संख्या तो है लेकिन ये 9 12 15 18 से विभाजित नहीं है, ठीक है, और ना ही 7 से 16 बजेगा। तो हमें पहले पता करना हमारा पहला काम है कि 9 12 15 18 36 विभाजित भी हो। तो इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 9 12 15 18 और 36। यहाँ से मैंने इसे किया 3 से, 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 छक 15 3 छक 18, ये कितना हो गया 12। उसका 3 से 3 एकम 3 4 5 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो यहाँ से क्या 4 और 5 और बचा तो 4 पंचे 20 तियाँ 60, 60 तियाँ 180। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 180। अच्छा, एलसीएम क्यों निकाला हमने, एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि एलसीएम वो ही संख्या है, अगर इनसे अगर हम काटेंगे एलसीएम को तो हमारा जो विभाजित होगी 0 बार होगी, मतलब इनके बाद शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मैं 7 ऐड कर दूं तो 7 ऐड करने का मतलब है कि ये वो संख्या बन गई 187। इसे अगर आप काटेंगे 9 12 15 18 36 से तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा 7 बचेगा। लेकिन पॉइंट पता क्या है, उसने स्टार्टिंग हमसे कहा वो 4 अंकों की संख्या हो, तो ये तो संख्या 3 अंकों की है। तो हमारा काम क्या होगा, देखो पहले हमने एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि हमें वो संख्या मिल जाए कि जिससे हम 9 12 15 18 36 से विभाजित करूँ तो शेषफल 0 बचे। तो एलसीएम ही एक वो संख्या है जिससे इन अंकों से अगर मैं विभाजित करूँगा तो वो संख्या 0 बचेगी, शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। लेकिन हम 0 पहुँच गए तो उसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि फिर वो संख्या हमें मिल जाएगी जिससे शेषफल 7 बचे,
तो हमेशा एलसीएम में 7 ऐड करने से हमें वो संख्या मिल जाएगी। अगर मैं इससे इनमें से किसी से भी काटूंगा तो हमें शेषफल हमेशा 7 प्राप्त होगा। ओके, लेकिन हमारे लिए पॉइंट ये है कि ये संख्या जो हमने बनाई है ना, ये 3 अंकों की रह गई, हमें संख्या 4 अंकों की चाहिए थी। तो हमारी पहली संख्या एलसीएम का जो मल्टीपल आएगा वो हमेशा वो संख्या होगी, जैसे 180 है, इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो गया 360। तो 360 भी वही संख्या है। अगर मैं इससे इनसे सबसे काटूंगा तो शेषफल 0 आएगा, लेकिन इसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो शेषफल हमेशा 7 प्राप्त होगा। तीसरी क्या हो गई, इसका मैं 3 गुना किया तो कितना हो गया 540, लेकिन ये भी 3 अंकों की रहेगी। तो मैं और आगे बढ़े तो 18 चौकू हो गया कितना 772, तो ये हो गया 720, ये भी 3 अंकों की रहेगी। तो मैंने इसकी 18 को 5 बार काटा, कितना हो गया, तो 18 पंजे 90, तो ये भी 900, ये भी 3 अंकों की रह गई, लेकिन मुझे 4 अंकों की पहुँचना था। तो हमने डायरेक्ट किया 18 छक्का 108। तो हमें पता लगा पहली संख्या ऐसी आई है 1080। ये जो है ना, ये वो संख्या आ गई। अगर मैं 9 12 15 18 36 विभाजित करूंगा और ये 4 अंकों की संख्या और सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इससे पहले जो है 900 संख्या ऐसी है जो इनसे कटेगी। तो पहली संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 1080 है। अगर मैं 9 12 15 18 36 से काटूंगा तो शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, लेकिन हमसे संख्या में कह रहा है कि शेषफल 7 प्राप्त होना चाहिए। अगर 7 प्राप्त होना चाहिए इसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा। अगर 9 पूछता या 5 पूछता तो मैं 5 ऐड कर देता। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ गया 1087। यही आपका सबसे छोटी संख्या है जिसे 9 12 15 18 36 विभाजित करेंगे और शेषफल हमें 7 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है 910 तक कितनी संख्या हैं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 910, अब देखिए 3 और 5 दोनों से विभाज्य मतलब क्या है, पहली संख्या ऐसी कौन सी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो, तो वो आएगा इनका गुणज होगा वो। तो 3 गुणा 5 इनका फैक्टर होगा, तो तिप्चे 15, तो 5। अब देखो पहली संख्या जो होगी वो 15 ही ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से कटी। दूसरी संख्या कितनी होगी, वो 30 है, इसमें 3 का भी फैक्टर हो 5 का भी फैक्टर हो एक, तो 5 वो 15, तो 15 को 30, ऐसे ही 45। समझ रहे हो, क्योंकि 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो, वो पहली संख्या 15 की इनका गुणा हो, उसमें तो विभाजित वही संख्या होती है जिसका गुणा हो। जैसे मान लो 20 है, 20 हम कह रहे हैं 20 5 से कटती है, तो 20 5 से पता क्यों कटती है, क्योंकि 20 में ना एक 5 का फैक्टर है, 5 गुणा 4 है, तब ये 5 से कट जा रही है पूरी। समझ रहे, तो वैसे ही ये कह रहा है हमसे 3 और 5 दोनों से कटे, इसका मतलब वहाँ पे 15 का फैक्टर होना चाहिए। 15 का फैक्टर होने के लिए 15 का ही जो गुणज होगा वही संख्या हो गई। तो 15 दूनी 30, तो 15 45, ऐसे ही हमसे कह रहा है। अगर जैसे हमसे पूछता 100 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, तो हम डायरेक्ट इसे 15 से भाग कर देते, तो 15 छक्का 90। तो वो संख्याएँ कितनी आ गई, 6 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है 910 तक, तो अगर 910 तक पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से 910 से करेंगे 15 का भाग, तो 15 छक्का 90, बचा कितना 1, 10 हो गया, तो 15 से भाग जाएगा नहीं, 15 0 आ जाएगा। तो 60 संख्याएँ ऐसी हैं 910 तक, 60 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अबू और धाना ने 4:3 के अनुपात में कुछ राशि निवेश कर एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सुमन धाना के बराबर राशि के साथ उनके साथ जुड़ गई। 1 वर्ष के अंत में लाभ को अबू धाना और सुमन के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाता है। पहली बात आप समझने वाली बात है वो इतनी समझिए कि जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि आपने पैसा कितना लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया। ओके, तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा, चाहे 2 लोग हों 3 लोग कितने भी हों, तो डिपेंड करेगा कि उन्होंने पैसा इस रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया और टाइम है उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अब्बू जो है, अब्बू दाना है, इन्होंने 4:3 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया, एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सुमन आया और धाना के बराबर राशि की, धाना ने अगर यहाँ 3 की तो सुमन ने भी यहाँ पे 3 की, लेकिन 6 महीने बाद सुमन आया और क्या करें 1 वर्ष में लाभ क्या है। तो इन्होंने तो सबने जो लगाया पैसा लगाया, इन्होंने सबने लगाया पैसा, वो तो 12-12 महीने के लगाया, क्योंकि 1 वर्ष तक लगाया, तो 4 × 12 है, ऐसे 3 × 12। लेकिन क्या है सुमन जो है ना वो 6 महीने बाद आया, इसका मतलब सुमन ने लास्ट के 6 महीने हैं
वहीं पैसा लगाया सुमन ने, तो इनका जो अनुपात होगा ना, प्रॉफिट होगा, वो भी इसी रेशियो में बटेगा। तो वो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ से 6 से काट लिया तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो वो रेशियो कितना आ गया, वो आ गया 8:6:3। ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें क्वेश्चन दिया गया, ये सॉल्व आउट करना है। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट देखिए, जैसे मान लो ये 1764 है, हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं। जब भी आप स्क्वायर निकालना है तो 2 अंक देखिए। हमें ये देखना है कि 4 है। देखो स्क्वायर जब देखेंगे तो आप पाएंगे 4 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का डिजिट होगा वो 4 होगा। दूसरा जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, उसमें अगर स्क्वायर करते हैं तो 8×8 = 64, तो लास्ट का जो डिजिट होता है वो 4 होता है। तो मुझे लास्ट का डिजिट फोकस करना है कि लास्ट का 4 किस में आता है। तो मुझे पता लगा 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में होता है। सिर्फ ये 2 ही संख्याएँ हैं, 2 ही अंक हैं जिनके स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। तो हमने ये अंक लिख लिए। उसके बाद हमें फोकस करना है कि लास्ट स्टार्टिंग के डिजिट पर जो, तो हमें ये देखना है कि ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो इस संख्या से कम हो, जिसका स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर आए इस संख्या 17 से कम हो। तो हमें मिल गया कितना, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये, अब हमें ये देखना है अगला स्क्वायर कितना, देखो एक होता है 16 और एक हो गया 5, इससे ऊपर स्क्वायर कितना होगा, 25। तो हमें रखना तो यही वाला है, कम वाला, लेकिन हमें ये देखना है ये 16 के करीब है 17 या 25 के करीब है। अगर ये 25 के करीब 17 होता तो स्क्वायर ये हो जाता, अगर ये 16 के करीब है तो स्क्वायर ये हो जाएगा। तो देखो 16 के करीब ही है 17, एक अंक बढ़ा, तो स्क्वायर जो आपका आ गया, स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया, 42। तो 1764 का जो स्क्वायर होता है 42 ही होता है। ओके, तो ऐसे हम निकालते हैं। अब ऐसे हम देखिए इसका डायरेक्ट देखते हैं क्या है। अभी ये देखिए यहाँ से कितना है, 1764 है, तो इसका कितना हो गया, 42 हो गया। तो 0.2 अंक है, तो स्क्वायर में क्या होता है 2 अंक बाद लेके देखो, जैसे 4.2 × 4.2 करते हैं तो जो भी आएगा, लेकिन एक अंक 2 अंक बाद दशमलव आएगा। भाई स्क्वायर रूट करते हैं तो अगर 2 अंक बाद है तो दशमलव 1 अंक बाद ही बचेगा स्क्वायर रूट में, ठीक है, घट जाएगा। उसके बाद क्या आता है, 961 है। 961 किसका है, ये तो आपके 30 तक 31 तक या 35 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो ये 31 का है, तो ये कितना है, किसका है, 3.1 का। भाई भाग में आएगा तो भाग का हमने अपॉन में ले लिया, या अभी लिख ले रहे आप। 441 किसका होता है, एक किसका होता है, 2.1 इंटू। अब देखिए 38 44 का अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 44 तो कितना आ गया, 4 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 2 के और 8 के बीच में आता है, 2 के और 8 के में आता है। तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, या 8 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट होता है 4 आता है। ओके, अब हमें निकालना है, उसके करीब पहुंचना है। तो इसका कितना है, 36, 6 का स्क्वायर 36 है, भाई 38 से सबसे कम है, तो हमने ये लिख लिया। हमें ये देखना है कि 36 के पास ही है या 749 के पास है। तो 36 के पास है, तो आपका स्क्वायर रूट आ गया, वो किसका है, 6.2 का। तो यहाँ से हमें पता लगा जो स्क्वायर आ गया हमारा वो आ गया 6.2 का। अब हम सॉल्व आउट कर लेंगे, क्या बचा हमारा, 4.2 इंटू 3.1, 2.1 अपॉन में आ जाएगा, देखो भाग का है तो गुणा कर दिया तो 1/, हो गया, तो 1 इंटू 6.2। तो 21 से काटा, 21 दूनी 42, 2 का अगर मैं गुणा किया तो क्या हो गया, ये आ गया 6.2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 3 6 इंटू 6.2। आप देखेंगे 6.2 का स्क्वायर ही तो ये था, जो ये था 3844। तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन स्क्वायर के बाहर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर के बाहर ही है। तो 38.44 ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक्स किसी कार्य को 137 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 53 दिनों तक अकेले कार्य किया और शेष कार्य बाई ने 84 दिनों में पूरा किया। दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को पूरा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक्स एक कार्य को है ना 137 दिनों में पूरा कर देता है, लेकिन हुआ क्या, एक्स ने 53 दिन तक कार्य किया। इसका मतलब एक्स ने 53 दिनों तक कार्य किया, तो एक्स का काम बचा कितने दिनों का, तो 7 में से 3 गया 4, यहाँ 13 में से 5 गया 8। तो हमें पता लगा एक्स का ना 84 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन भाई हमसे भी कह रहा है बाई भी 84 दिनों में ही काम पूरा कर रहा है। इसका मतलब है एक्स और बाई की जो एफिशिएंसी है, अगर एक्स 84 दिनों में पूरा कर रहा है, भाई बाई भी 84 दिनों में पूरा कर रहा है, इसका मतलब है कि इनकी दोनों की जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता है वो सेम है, क्योंकि एक्स को 84 दिन लग रहे भाई काम को पूरा करने में, बाई को लग रहे। तो हमने मान लिया अगर दोनों एक एक काम कर रहे एक दिन में, ठीक है, तो इन्हें 84 दिन लगेंगे और ये काम अपना पूरा कर लेंगे। तो वहीं स्टार्टिंग में कह रहा है कि एक्स को ना ये टोटल काम को पूरा करने में 137 दिन लगते हैं। इसका मतलब एक्स एक दिन में एक काम कर रहा है, वहीं बाई एक दिन में एक काम कर रहा है। तो एक्स को 137 काम करने में 137 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो टोटल वर्क बन गया वो कितना बन गया, 137 यूनिट। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा करेंगे।
तो 137 कारकों के दोनों मिलेंगे, तो देखो एक्स भी एक दिन में एक काम कर रहा है, वाई भी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में दो काम कर लेंगे। क्योंकि अगर मान लो एक्स एक दिन में एक बोरी उठा रहा है तो वाई भी एक दिन में एक बोरी उठा लेगा, तो इसका मतलब भाई दोनों अगर उठाएंगे तो एक दिन में दो बोरी उठ गई। तो वैसे ही हो गया, एक दिन में इन्होंने दो काम किया, तो टोटल काम कितने दिन लगेंगे, 2×12 बचा एक, 2×8 = 16, बचा एक 10 लगाया, 0 हो गया, तो 10 हो गया, 2×5 = 10। तो ये आपका आंसर हो गया 68.5। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक दुकानदार दो बैग में से प्रत्येक को 5500 के मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 23% का लाभ और दूसरे पर उसे 23% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि दोनों को 5500 में बेच रहा है, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो ट्रिक है वो क्या है। ट्रिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही है, वहीं से बनती है। तो क्या है, -(x²/100), या एक्स की जगह पे आप आर लिखें तो बहुत अच्छे समझेंगे। परसेंटेज दर है ना, (r²/100). ओके, अब देखिए, हमें नहीं मतलब कि पैसे कितने लगाए, लेकिन हमें भी पता है 30% का लाभ हो रहा है, 30% हानि हो रही है। तो डायरेक्ट अमन से निकालने में क्या है, हमेशा लॉस होगा। नंबर एक बात, ऐसी कंडीशन है जब उन्होंने दो बैग प्रत्येक को एक समान रेट पे बेच रहा है, ठीक है, एक पे उससे कुछ भी परसेंट का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उतनी परसेंट की हानि हो रही, तो सबसे बड़ी बात है पहले तो उसे लॉस होगा, ये बात क्लियर है। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन होंगे वे तो कट ही जाएंगे। ओके, और लॉस कितना होगा, ये जो है ना इसी का स्क्वायर होगा, तो 23 का स्क्वायर, अगर आर इसको मैं दर मानता हूँ तो r², पहले बार दर मानने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, एक्स ही मानता हूँ इसको मैं, ठीक है। अरे यार, तो x² क्या हो गया भाई, x²/100, तो बचा 100। तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया, 529/100। तो 2.2 जीरो है, 2 जीरो काटेंगे तो दशमलव कितना आएगा, 2 अंक बाद आएगा। तो आपका जो लॉस होगा कितना होगा, 5.29% का। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक मोबाइल को 45% की हानि पर 11,715 में बेचा जाता है, यदि उसे 29,820 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मैं मानता हूँ मोबाइल की कीमत जो थी, हमने जो मोबाइल ख़रीदा, क्रय मूल्य मान लो CP, तो वो कीमत थी 100 रुपये। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक मोबाइल को 45% की हानि पर मैं 100 रुपये में खरीद लाया, मान लो 100x में लाया आपके हिसाब से, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 45% की हानि पर 11,715 रुपये में बेच देता है। तो अगर मैंने 100x में चीज़ लाई, उसको अगर मैंने 45% की हानि उठाई, इसका मतलब मैंने 45% कम कर दिया, तो 45% कम हुआ, तो डायरेक्ट 100 पे 45 हो गया, तो बचा कितना, 55%। तब मैंने इसे कितने बेच दिया, तो बेचा हमने कितने में, 11,715। तो हमें पहले पता लगाना कि हमने खरीदे कितना में था, तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो 11 से काटा, 11×5 = 55, 11 कम 11, साथ में जाएगा ना कि 0, या 66, 66 बचा कितना 4, एक हो गया 5, 55, 11×5 = 55। तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचा कितना 1, 5 दूनी 15। तो मुझे पता लगा एक की वैल्यू यहाँ से या एक्स लेके चले आप, तो एक्स 5x, तो एक एक्स की वैल्यू अगर 213 है तो 100x की कितनी हो गई, तो यहाँ से 100x की हमने निकाली तो कितनी हो गई, 21300। ओके, तो हमें पता लगा जो हमारा क्रय मूल्य था या जिसमें हम खरीद के लाए थे इसे, वो रुपये कितने हैं, वो है 21,300। ओके, हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इसे अगर मैं $19,820 में बेचता है, अब कह रहा है इसे 19,800 में बेचता है तो वास्तविक लाभ क्या होगा। तो 21,000 की चीज़ अगर मैं 29,820 में बेच दे रहा हूँ तो हमें लाभ क्या होगा, तो लाभ ऑब्वियसली लाभ होगा, कितना होगा, तो इसमें मैंने घटाया, 0 में से 0 गया, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 3 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा। तो हमें पता लगा 85/20 का लाभ हो रहा है। लेकिन होगा, देखो प्रॉफिट जो होता है हमेशा CP पे होता है, जितना हमने इन्वेस्ट किया रुपये, तो वो कितना था, वो था 213, इसलिए 21,300 इंटू 100। तो हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 213 गुना ही जो होता है, मतलब 2 से अगर 4 में गुना करूँगा मैं तो 4 दूनी 800 हो गई, और 13 चौक 52, तो यही हो गया कितना, 4 गुना। तो ये आपका कितना आ गया, 0 तो था ही, तो जो प्रॉफिट हमें हो रहा है वो कितना हो रहा है, 40%। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है, ये सॉल्व आउट करते हैं। इसमें ना यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सी यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, 1 मिनट।
तो हम सॉल्व आउट कर रहे हैं इसे 5 6 माइनस 3 5 माइनस 18 डिवाइड बाई 6 माइनस, तो हम पहले ही क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे थे, क्या आया देखो, मैंने अगर इसे 4 से काटूंगा तो 4 पंचे 20, 13 में से 5 गया, सॉरी 18 में से 5 गया, कितना हो गया 13, तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना 13। ओके, और भाग में क्या बचा 13। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम देख रहे 5 6 माइनस 3 5 माइनस 18 डिवाइड बाई 6 माइनस, अब देखिए 13, और ये भाग वाला है, इनटू में क्या आएगा, ऐसे आ जाता है ना अपॉन में 13, तो यहाँ से 13 ख़त्म, तो हमें पता लगा बचा क्या, इधर भी भाग वाला भी इधर आ जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 6, तो 6 से मैंने काटा 3, तो हमारी कोष्टक में बच कितना गया 3 माइनस 1, ये तो बचा, क्योंकि एक ये बचा और 6 से ये काटा, 6 3 18, तो 3 ये हो गया। तो कुल मिला के जो हमारे पास यहाँ आया वो कितना आ गया, काट पीट के कितना आ गया, एक लाइन लिखी ले रहे हैं हम, 5 6 माइनस 3 5 माइनस के कोष्टक में 3 माइनस 1। ओके, यहाँ से देखा 5 6 माइनस 3 5, अब देखिए 3 में से 1 गया तो कितना था 2, 2 बचा कितना प्लस का, लेकिन ये माइनस का चेन कोष्टक जैसे ही खुलेगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का कितना था 2, तो यहाँ से सॉल्व आउट किया हमने 5 6 माइनस, तो 35 में से 2 गया कितना बचा 33, तो 33 प्लस के बचे, लेकिन ये माइनस जाएगा तो अंदर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 33, तो यहाँ से मैंने सॉल्व आउट किया तो 6 में से 3 गया 3 बचा, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 23, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के मध्य अनुपात जो है 23:24 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के मध्य क्या अनुपात है। देखिए, तो यहाँ से हमें जो पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है, मैन एंड वुमेन का, वो कितना है, वो है 23:24। ओके, अगर मैं इसमें 0 बढ़ा लूँ 230 और 240 कर लूँ, कोई दिक्कत, बस हमें परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने कर लिया, क्योंकि अनुपात में हम कुछ भी जोड़ें, 10 का गुणा करें, 20 का गुणा करें, कुछ भी करें, अपने ऊपर है। तो हमसे क्या कह रहा है, 20% पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है। अगर 230 का 20% निकाल लेंगे तो 230 का 20% कितना हो गया, डायरेक्ट हो गया आपका कितना 46, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 दूनी 46, तो ये डायरेक्ट निकालना सीखें आप। वैसे ही क्या होगा, 240 का 30% कितना होगा, तो 240 का 30% भी कितना होगा 72, 72। कैसे होगा देखो, 240 गुणा 30% ऐसे करते हैं 30 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी जाएंगे, तो ये दिमाग में काटने 24 या 72 ही होता है, तो आप डायरेक्ट करें। ओके, कोई नहीं, धीरे धीरे सीखें आप। तो यहाँ से हमने ऐड किया तो हमारा कितना बढ़ गया 6, 4 में 3 गया 7, तो 276। नया जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 2, 7 4 11 1 बचा कितना 1, 312, तो 276 अनुपात 312 हो गया। इतनी वृद्धि के बाद अगर मैं इसे सॉल्व आउट कर रहा हूँ तो क्या हो गया, मैंने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 3 6 बचा कितना 16 होगा, 2 अट्ठे 16, तो इसको काटा मैंने, 2 से काटा, 2 एकम 2 बचा कितना 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। अभी इसे में और काट लेंगे, तो 2 से मैंने काटा कितना हो गया, इधर लिख रहा हूँ मैं 2 छिंग 12, 1 बचा 2 में 18, भाई 2 सत्ते 14, तो 16 होगा, 2 अट्ठे 16। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 3 18, तो नया जो रेशियो आ गया वो आपका कितना आ गया 30:26। तो कॉलेजों में पुरुषों महिलाओं के मध्य अनुपात क्या होगा, वो होगा कितना 30:26। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, निम्न गुरुत्व श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई गुरुत्व श्रेणी का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है सम ऑफ एन नंबर एन पदों तक का क्या होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। अगर जीपी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट द डे में जो क्लास पड़ी हुई है जीपी की एक पड़ी हुई है, अगर आप वो क्लास ले रहे हैं तो फिर आपको जीपी से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत आसान उसको मैंने समझा रखा है ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ए कैसे निकाल, देखो ए क्या है, ए है प्रथम पद,
तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 8/5। आर क्या होता है, यहाँ देखो आर भी हमें निकालनी है, तभी तो पहुँचना है। आर क्या होता है, आर होता है सार अनुपात, कॉमन डिफरेंस। वो क्या है, कॉमन रेशियो जिसे बोलते हैं, ठीक है। सार अनुपात को, अब देखो इसमें क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है क्या, सेकेंड टर्म में कितना 8/25, फर्स्ट कितना है 8/5। अब देखिए इधर करेंगे तो ये ऐसे हो जाता है ना, ऊपर चला जाता है, तो कितना बचा 8/25, तो ये है ही। और इधर कितना हो गया 5/8, तो 8 से 8 कटा तो 5, 1/5। ओके, तो हमारा आर कितना आ गया, वो आ गया कितना 1/5। और आप जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों से करें, अगर इन दोनों से भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हमें आर कितना मिल गया 1/5। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए आर मिल गया, और ये फॉर्मूला जब होता है, जब आर जो होता है हमारा, आर 1 से छोटा हो। और देखो आर 1/5 आ रहा, तो ऑब्वियसली छोटा है, 1 का 5वां हिस्सा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अब देखिए, अच्छा, और दूसरा फार्मूला कब लगता है, वो तब लगता है जब आर हमसे 1 से, जब आर जो है 1 से बड़ा है, तब फार्मूला क्या लगता है, वो लगता है आपका SN = A, सब निकालने का फार्मूला है R⁻n-1/R-1। ओके, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए कितना हो गया हमारा, हो गया 8/5, 1 माइनस आर कितना है, आर हमारा कितना है 1/5 की पावर n, 1 माइनस आर, तो आर कितना है 1/5। तो यहाँ से देखा हमने कितना आ जाएगा हमारा 8/5 आ गया। और क्वेश्चन का देखो, अब देखो यहाँ से हमने इसे सॉल्व आउट किया तो 5 × 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4/5। तो ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ऊपर जाके ये पलट गया तो कितना हो गया, जो आप सीख चुके हैं अभी, तो कितना हो गया 5/4 हो जाएगा। ओके, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया 2। तो यहाँ से 2 आएगा, और बचेगा अंदर तो सेम ही बचेगा ना, अंदर क्या है 1 माइनस आर की 1/5 की पावर n। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा n मिस है, पावर n है ये। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, कंपनी बी की अधिकतम बिक्री किस वर्ष हुई है। तो कंपनी बी की 2001, 2011, 2021, 2031 दिया गया है। और कंपनी बी की देखो यहाँ पे कितनी हो रही 1020, 2021 में कितनी हो रही 750, सॉरी 2011 में 750, 2021 में कितनी हो रही 1090, 2031 में कितनी हुई 1070। तो इसका मतलब 1090 हुई है सबसे ज़्यादा हुई, तो 2021 में आपकी सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, कंपनी ए की 2011 से 2021 तक बिक्री में कितने % की कमी आई। कंपनी ए की 2011 में कंपनी ए में बिक्री हुई कितनी है, तो 2011 में जो कंपनी ए में बिक्री हुई है वो कितनी हुई है 1020। भाई हमसे कह रहा है 2021 तक कितनी कमी है, 2021 में कितनी है 990। 2021 में जो है वो कंपनी की एक की बिक्री है वो कितनी है 990। तो पूछा कितनी कमी हुई, तो 2, 20, 10, 30 रुपये में तो 30 की कमी हुई। परसेंटेज में निकालना है तो 1020 भी इतनी कमी हुई थी इसकी इंटू 100। तो आप पाएंगे एक ऊपर कितना हो गया 300 बटे कितना 102। तो ये 3 बार तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 बार जाएगा, अगर 3 का मैं मल्टीपल करूँगा तो ये 306 होना चाहिए था, तो 3 बार तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये 2 पे सिमट कर रह जाएगा, और 2 पे सिमट कर रह जाएगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, वो क्या है 2.94%। बाकी सब ये बड़े बड़े हैं, तो ये नहीं हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, दिए गए सभी वर्षों में कंपनी बी ने कंपनी ए से कितने % अधिक की बिक्री की। तो हमें पहले देखना है कंपनी बी की कितनी बिक्री है। तो कंपनी बी की पहले ईयर कितनी है 1020, 2011 में कितनी है 750, तीसरी ईयर कितनी है 1090, फिर कितनी है 1070। भाई ए की कितनी दी गई है, भाई हम ए की देखें तो ए की पहले साल कितनी है 820, क्योंकि ए से ही कंपेरिजन कर रहा है, तो 820। फिर ए की कितनी है 1020, फिर ए की कितनी है 990, फिर ए की कितनी है 720। टोटल में जोड़ा 0, 2, 2, 4 और जो 6, 9, 6, 15 की 5 आंसर लगी 1, तो 9, 9, 9, 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, बचा कितना 2, तो ये हो गया कितना 3।
तो ये आपका कितना, ए की जो बिक्री हुई टोटल वो कितनी हुई 3550। बी की कितनी है 0, 7, 9, 5, 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, बचा कितना 2, तो 7 2 9, तो 3। तो हमें पता लगा 3930 जो है वो बी की बिक्री है, और ए की कितनी है टोटल बिक्री है 3550। तो हमसे कह रहा है दिए गए सभी वर्षों में कंपनी बी ने कंपनी ए से कितने परसेंट अधिक बिक्री की, जबकि कंपनी बी ने ए से रुपये में कितनी की। तो हम घटा लेंगे 0, 13 में तो 5 गया 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, तो मुझे पता है 380 बिक्री ज़्यादा की, ए से कितने परसेंट अधिक करी। तो इसका मतलब ए की तुलना में की, तो ए को हम नीचे रखेंगे, कितना आ गया 3550 इंटू 100, तो यहाँ से 0 से 0 ख़त्म, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 3800, नीचे कितना है 355। तो 355 एकम 355, देखो 2 बार तो नहीं जा पाएगा, तो 2 बार ऑप्शन एक तो ये तो ख़त्म ही हो गया, तो 355 एकम 355, और 16 बार भी नहीं होगा या 15 बार भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ही बार जा रहा है। 380 तो है ना, अगर 1% जोड़ेंगे तो 380, बचेगा कितना, तो वो तुम्हारा भाग ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर 355 कर दिया मैंने तो बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास 25, तो 250 ही हो जाएगा, तो 0 बार ही जाएगा। तो इसका मतलब है आपका एक ही आंसर आया, वो क्या है 10.7%। ओके, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, शहर ई की जनसंख्या ए की जनसंख्या से कितने परसेंट अधिक है। ई की जनसंख्या है कितनी, ए की 20 है, पूछ के सिरा ए से कितनी अधिक है, ए से 15। अगर ए की 15 है भाई, ई की 20 है, तो कितने परसेंट अधिक हो गई, नंबर में तो 5 अधिक हो गई ए से, लेकिन 15 है, कितने 15 से परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा किया, तो 5 3 15, तो ये कितने हो गए, ये हो गई 33.33%। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, शहर जी की जनसंख्या और शहर एफ की जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो डी की है कितनी 30, वहीं एफ की कितनी है, एफ की 40, तो इनका अनुपात पूछा गया डी और एफ का। तो सॉल्व आउट किया तो कितना आ गया 3 4, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमें सीरीज दी गई, हमसे पूछ रहा है प्रश्न के स्थान पे क्या होगा। देखो बी में कितना 3 ऐड किया, तो बी 3 मतलब बी 2 नंबर पे होता है, और 5 कितने पे है, सॉरी ई जो है 5 नंबर पे, तो बी और 2 3 5 हो गया। अगर मैं इसमें 3 और ऐड करेंगे तो क्या हो गया 8, 8 पे क्या आता है एच, उसके बाद 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 11, इसमें 3 ऐड किए कितने हो गए 14। तो ये सीरीज बन रही है, मुझे पता लगा 3 ऐड कर रहे हैं। वहीं हमें यहाँ पे क्या कर रहा है 2 3 7 11, तो यहाँ से देखेंगे ये जितने भी हैं ये प्राइम नंबर हैं, मतलब आवाज़ संख्याएँ हैं। तो 2 3 3 के बाद कौन सी आवाज़ संख्या आती है, वो आती 5, तो यही आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का 32वां जन्मदिन एक अधिवर्ष है, मतलब लीप वर्ष है, 20 फरवरी को आता है, तो 20 फरवरी को आता है, इसका जन्मदिन है कितना 32वां। ओके, उसके बाद कह रहा है और उस दिन का है, वो है बुधवार, तो दिन जो है आपका क्या है वेडनेसडे है। ओके, तो हमसे कह रहा है उसके 34वें जन्मदिन पर कौन सा दिन होगा। देखो अगर 20 फरवरी को बुधवार है, ओके, तो वैसे क्या होता है नॉर्मली क्या होता है एक साल में, जैसे मान लो आज है, आज मान लो 15 जनवरी है, और ये लीप वर्ष नहीं है, नॉन लीप वर्ष है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, अगर मान लो आज संडे है तो नेक्स्ट ईयर 15 जनवरी को होगा मंडे, एक दिन बढ़ता है। भाई लीप ईयर में क्या होता है, अगर आज ये लीप वर्ष है और 29 फरवरी से पहले दिन पड़ रहा है, तो इसमें 2 दिन ऐड हो जाते हैं। 2 क्यों, वैसे नॉर्मली एक दिन ऐड होता है, इसमें 2 इसलिए ऐड हो जाते हैं क्योंकि 29 फरवरी में क्या होता है लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। वैसे 28 की फरवरी होती है, लेकिन उसमें 29 की फरवरी पड़ती है, तो इसका मतलब एक दिन वो वाला और बढ़ जाता है। तो इसका भी भाई सेम है, क्या है 20 फरवरी को इसका जन्मदिन मनाया, इसका मतलब 29 पड़ेगी, तो एक दिन तो वो बढ़ेगा, और वैसे भी एक बढ़ता है। तो जब ये 33वां जन्मदिन मनाएगा तो इसके ना 2 दिन और हो जाएंगे। ओके, भाई जब 34वां मनाने जाएगा फिर तो एक ही बढ़ेगा, तो 34वां जब मनाएगा तो कितना एक और बढ़ेगा, तो 3 दिन और हो गए, 1 2 3। तो हमसे पूछा तब दिन कौन सा दिन होगा, तो आज अगर वेडनेसडे है तब क्या होगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो दिन होगा आपका सैटरडे शनिवार। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सार्वजनिक स्थानों पर सेल फोन का प्रयोग करना चाहिए, मतलब उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि अगर सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पे हमें फ़ोन का जो प्रयोग है वो बंद करना चाहिए। तो हमारा क्या कह रहा है तर्क कह रहा है हाँ, सार्वजनिक स्थान जैसे पुस्तकालय संगीत हॉल और प्रदर्शनी वाले स्थानों में फ़ोन से दूसरों को परेशानी हो सकती है, और इसकी
इससे उनका अनुभव खराब हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका पब्लिक प्लेस है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी कोई बैठा है, अब वहाँ पढ़ रहा है, आपका फ़ोन बज गया तो उसका डिस्टर्बेंस हो गया ना, ये बात सही है। नहीं दूसरा क्या तर्क कह रहा है, हमसे कह रहा है नहीं सेल फोन के बिना जीवन असंभव है। तो ऐसा नहीं है, सेल फोन पहले भी नहीं थे, तब भी लोग जी रहे थे अच्छे से, और इससे बेहतर जी रहे थे। आज डेट में तो फालतू की टेंशनें ले रहे हैं, कुछ नहीं पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं और एंजाइटी वगैरह डिप्रेशन में जा रहे हैं। पहले हम लोग जब थे छोटे थे तो आराम से खेलते कूदते थे। आज के बच्चे जो देखता हूँ तो वो क्या है, फ़ोन में घुसे रहते हैं, मतलब उनका कोई गेम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं तो भाग ही रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आजकल के तो पता नहीं क्या चल रहा है, रील्स वगैरह ही और क्या। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, एक लड़का 8 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। एक लड़का है, मैंने माना इधर चल रहा है, और 8 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, इसका बाएं इधर हो गया। 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा तो इसके बाद इधर मुड़ा, और 3 किलोमीटर चला। ये जो है अंततः उत्तर पूर्व में दिशा में है। अगर अभी वो उत्तर पूर्व में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमसे पूछ रहा है तो पहले 8 किलोमीटर वह किस दिशा में चला। अब देखिए ये डायग्राम जो बना, पहले इधर चला था, अब वो इधर है। अगर यही दिशा है हमारी इधर, ये अगर मैं इसमें यहाँ रख रहा हूँ तो हमसे क्या करें, एंड में क्या है, उत्तर पूर्व है, तो पूरब किधर है, पूर्व इधर है, और उत्तर ये है। तो लास्ट में इसका जो मुंह हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो अगर मैं ये डायग्राम यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो अगर मैं यहाँ ही रख दूँगा आके इसे, तो आप पाएंगे कि यही तो है ना डायग्राम। पहले उधर चला था, फिर 3 किलोमीटर इधर चला, फिर 3 किलोमीटर मुड़ के इधर चला। ओके, तो हमसे अगर वो अब क्या है, उत्तर पूर्व की तरफ है, तो हमसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग वो किस दिशा में चला था। तो इसका मतलब वो इधर आ रहा है, और नीचे आ रहा है का मतलब क्या है, इधर क्या है, इधर है क्या, पश्चिम। ओके, ये पश्चिम हो गया, इधर क्या है, दक्षिण। तो इसका मतलब वो किधर आ रहा था, उस दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रहा था। ये आपका आंसर हो गया साउथ वेस्ट, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, कुछ कलियाँ रंगीन हैं, सभी रंगीन फूल हैं। तो कुछ कलियाँ फूल हो सकते हैं, कोई कली फूल नहीं है। देखो नेगेटिव सेंटेंस कभी बनेगा नहीं, पॉजिटिव 2 स्टेटमेंट होंगे, उसका कभी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बन सकता है। नेगेटिव बनने के लिए एक नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, कुछ कलियाँ फूल हैं। देखो अगर सभी रंगीन और कुछ रंगीन पर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कुछ कलियाँ फूल का रिलेशन बन सकता है। तो आपका पहला सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कुछ लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़के पुरुष हैं, कुछ पुरुष महिलाएं हैं। डिस्कस क्या निकालना है, कुछ लड़कियां पुरुष हैं, कुछ महिलाएं लड़के हैं। तो देखिए कुछ लड़कियां पुरुष हो सकते हैं, कुछ लड़कियां, सभी लड़के, अगर कुछ लड़के ऐड हो जाएंगे तो कुछ लड़कियां पुरुष हैं। पहली बात सही है। दूसरा कुछ कह रहा है, दूसरा कह रहा है हमसे कुछ महिलाएं लड़के हैं, कुछ महिलाएं लड़के हैं। तो दूसरा नहीं हो पाएगा, पहला ही सही है आपका। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो मैं आपको ना एक क्लास 1 या 2 क्लास में ले दूंगा, इसमें आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें ये दिया गया है, अगर मैं इसके ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए अगर मैं पहला लेके चलता हूँ, देखो इजिकल टू बराबर में तो हमें 15 बनाना ही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्योंकि सब में बराबर लगा हुआ है, तो पहले का देखूंगा तो इसमें पहले गुणा किया तो 15 250 हो गया, और प्लस में 7 और जोड़िए तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा अगर देखें 15 में से 50 में से अगर मैंने 5 घटाया कितना हो गया, 45। 45 और 7, तब ये 15 बराबर नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा ऑप्शन। अगर तीसरा मैं चेक कर रहा हूँ तो क्या है, 50 और प्लस कितना हो गया, 55। और सॉरी अगर 7 गुणा 5 कर रहा हूँ तो 7×5 35 और प्लस 50, यही 15 बराबर नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसे चेक करना है। चौथा अगर हम चेक करेंगे, ये चौथा ही आपका आंसर होगा। तो क्या है, 50 माइनस 5×7 इजिकल टू क्या है, 15। तो यहाँ से देखा आपने, 50 माइनस 5 तो 35 इजिकल टू 15। तो 50 में से अगर 15 35 गए तो कितना बचा, 15। तो 15 इजिकल टू 15। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया है, हमें दे रखा है कॉन्वे को क्या लिख रहा है, CONVEY, इसको लिख रहा है क्या, EORVKY। तो देखो सी आता है 3 पे, ओ आता है 15 पे, N आता है 14 पे, B आता 22 पे, E आता 5 पे, और Y आता 25 पे। यहाँ इसका कितना, 5, 15 पे आता O, R आता 18 पे, B आता 22 पे, K आता 11 पे, और Y आता 25 पे। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो रहा है इसमें, ये ऐड कर रहा है। तो ये कितना कितना ऐड कर रहा है देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3+2। ओके, 15 से ये तो इसमें ऐड हो रहा है, ये तो सेम ही आ गया, ठीक है। तो क्या है, 0 ऐड किया इसने। 14 प्लस के 4, तो यहाँ प्लस के 4 हो रहा है, 14 4 18 हो गया, तो प्लस का 2 प्लस का 4, उसके बाद 22
तो इसमें क्या कर रहा है, बायस बनाने के लिए कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, प्लस का 0। फिर क्या 5 से क्या प्लस के 6, प्लस का 6 ऐड किया तो क्या हो गया 11। ऐसे 25 + 0, तो हमें एक सीरीज़ मिली, वो क्या मिली, पहले 2 ऐड कर रहा है, फिर कुछ नहीं ऐड कर रहा है 0, फिर क्या कर रहा है 4 ऐड कर रहा है, फिर उसके बाद फिर ऐड नहीं कर रहा है 0 कर रहा है, फिर उसके बाद फिर 6 ऐड कर रहा है, फिर उसके बाद 0 ऐड कर रहा है। ओके, मतलब एक में क्या कर रहा है बाद में फिर बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें देखना वर्बल को क्या लिखेंगे। तो देखिए VERVAL, तो हमने देखा ये कितने है 22, 5, 18, 2, 1, 12, हम इस समझ चुके हैं। तो पहले में ये 2 ऐड करेगा तो कितना हो गया 24, 24 क्या आता है x, 5 में ये फिर 0 ऐड करता है तो 5 ही रहेगा, तो 5 पे क्या आता है e। उसके बाद 18 में ये पहले 2 कर रहा है, फिर ये 4 करेगा ऐड, तो 18 4 22, 22 पे क्या आता है b, फिर क्या है 2 में कुछ ऐड नहीं करेगा 0 ऐड करेगा, तो क्या आएगा 2 पे आएगा b आ जाएगा। फिर प्लस में क्या करेगा 2 कर चुका, 4 कर चुका, आप कितना करेगा 6, तो 1 + का 6 कितना हो गया 8, सॉरी 7, तो 7 पे क्या आता है g, वहीं 12 में क्या 0 ऐड करेगा तो 12 ही आ जाएगा l। तो आपकी जो संख्या बन के आई वो क्या है XEBBGL, तो XEBBGL, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें संख्या दी गई, इसके ऑप्शन एक बार ट्राई करते हैं क्या है। पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरे चौथे में दिक्कत है। तीसरा चौथा ऑप्शन आपके हैं, ये काट लें। दूसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन है आपका है प्लस डिवाइड बाई इंटू माइनस, चौथा ऑप्शन आपका क्या है डिवाइड बाई प्लस इंटू माइनस। ओके, अब यहाँ से देखेंगे आप, देखिए हम रखते हैं, हमने सॉल्व आउट किया, अगर पहला हम रख रहे हैं तो 32 + के 18 कितना हो गया 40, 40 में से 6 गया, 40 में से 6 गया क्योंकि माइनस का घटा 6, तो कितना हो गया 34, इक्वल टू क्या 8 × 5 = 40, अगर 5 से 5 काटा तो 8 ही बचेगा, तो ये पहला तो ऑप्शन नहीं हो पाया, पहला कट गया। ठीक है, कैलकुलेशन हम बहुत फास्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमने देखा क्या है, तो 32 + के 18 × 6, इधर क्या बचा, इधर हो गया 8 × 5 + के 5, तो 8 × 5 = 40, 5 × 45 होगी, 18 चुकाई तो कितने जाना हो गया, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ओके, वहीं हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे क्या है, 32 प्लस, उसके बाद क्या बचा 32 + 18 भाग दिया हमने किससे 6 से, इक्वल टू 8 × 5 माइनस का 5। ओके, तो 6 से काटा 6 × 18, तो 32 और 3 कितने हो गए 35, 8 × 5 = 40 - 5 ये भी 35, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, सियोल की मूल निवासी लड़कियों की शादी 23 साल की उम्र में निश्चित रूप से होगी। बैनी एक 24 साल की लड़की है। निष्कर्ष क्या निकाल रहा है हमसे, सियोल की लड़कियों को छोड़कर दूसरे शहरों की लड़कियां 23 साल से पहले शादी कर लेती है। भाई ऐसी कोई बात नहीं कही, सियोल की बात कर रहा है, कथन सियोल की बात कर रहा है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, तो हम अपनी तरफ से तो नहीं बनाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, सियोल की लड़कियों को छोड़कर दूसरे शहर की लड़कियां 23 साल के बाद शादी कर लेती हैं। दूसरे शहर की कोई बात हुई नहीं है भाई, तो ये दोनों नहीं निष्कर्ष होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया डी, ना तो 1 ना 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमें दिया गया है EMRPIT, हमें दिया गया है, इसका भी वर्ड बनाइए, सुव्यवस्थित कीजिए, पुनर्व्यवस्थित कीजिए और इसके लगभग समान अर्थ का हो। तो इससे जो वर्ड बन रहा है क्या बन रहा है, बन रहा है परमिट, PERMIT। तो परमिट माने क्या होता है, कोई परमिट जैसे आपको कहीं जाना है तो आपने परमिट बनवा लिया तो आप घूम सकते हैं, मतलब आपको छूट मिल गई। भाई बैन हो गई, ये तो इसका अपोजिट हो गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लाइसेंस बोलते हैं, लाइसेंस भी परमिट का सेम ही है, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गई तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तरीका का परमिट हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है लब को हेट लिखा जाता है, तो इम्पोर्ट को क्या होगा, लब जो है ना, हेट का मतलब ये अपोजिट वर्ड है, तो इम्पोर्ट का क्या होगा एक्सपोर्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम ये सीरीज देखिए पूछ रहा है नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। देखो ध्यान से देखेंगे सीरीज में क्या पाएंगे कि जब यहाँ आ रहा है ना, तो ये शुरू के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर छोड़ रहा है। ओके, फिर यहाँ जब पहुँचा तो इसने क्या किया, +1 कर दिया, तो मतलब यहाँ से -2 कर रहा है स्टार्टिंग और लास्ट के, फिर इसने +2 किया, प्लस का 1 किया तो एक एक अक्षर जोड़ दिया, जैसे मान लो यहाँ पे n जोड़ दिया और पीछे से क्या c जोड़ दिया। ओके, फिर इसने यहाँ पे -2 कर दिया, फिर इसने ये वाले अक्षर 2 और ये दोनों गायब कर दिए। ओके, लेकिन अब ये प्लस फिर करेगा, तो हमारे पास बचा क्या, ये है LIGE, और +1 करने के लिए क्या है, आगे ये बढ़ाएगा, तो ये पहले क्या बढ़ाएगा t बढ़ाएगा, यहाँ पे ये जो t है ना इसे ऐड करेगा, तो इसने t ऐड कर दी, और
पीछे क्या ऐड करेगा, एन जो है तो ये एन करेगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी जो है वही आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ वो क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें ताकि सब तक पहुँच सके। और इसी के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।